हेलो एवरीवन, वेलकम टू EduTap टीचिंग परीक्षा। स्वागत है आपका इंग्लिश की वीडियोस में। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। तो बच्चे, एज यू नो कि हम कर रहे थे जी चैप्टर चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम, राइट। एंड आशा करती हूँ इसकी वीडियोस आपने देख ली एंड आपको अच्छे से समझ में भी आ गई हैं और आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर करने हैं जी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, जिसको हम EOQ कहते हैं। इसके अंदर सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एग्जाम में अभी तक आ चुके हैं, प्लस जो आने वाले सालों में एक्सपेक्टेड है, राइट। हम दोनों को कवर करेंगे इस पूरे चैप्टर में। सो बी फोकस्ड, अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कीजिएगा इस वीडियो के अंदर। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप हमें डिस्कशन फोरम पे लिख सकते हैं एंड वी विल गेट बैक टू यू, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। A special needs language classroom is ideally, हाँ जी, जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चों का लैंग्वेज क्लासरूम है, आइडियली वो कैसा होना चाहिए? एक्सक्लूसिवली फर्निश्ड, कि मतलब बहुत अच्छे से उसके अंदर फिटिंग्स और फर्निशिंग होनी चाहिए। लोकेटेड सेपरेटली, अलग से लोकेट करना चाहिए उसको। इंटीग्रेट्स ऑल टाइप ऑफ लर्नर्स, या फिर हैज एक्स्ट्रा टीचर्स टू हेल्प रेगुलर टीचर्स। देखिए, इन चारों में से जो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन लग रहा है वो ऑप्शन नंबर 3 है, वही इसका आंसर है। इंटीग्रेट करना मतलब टुगेदर, ठीक है, कि सबको साथ लेकर चलना, सबका साथ सबका विकास, वो वाली चीज। तो जो स्पेशल नीड्स लैंग्वेज क्लासरूम होती है बेसिकली, वो हर टाइप के लर्नर को इंटीग्रेट करती है, एक्यूमुलेट करती है, उनको साथ लेकर चलती है, राइट। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। ऑल राइट, सो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं फिर क्या है। While teaching in an inclusive classroom, a language teacher should, जब एक टीचर इंक्लूसिव क्लासरूम में पढ़ा रही है तो उन्हें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? सपोर्ट देम इन द लर्निंग प्रोसेस, कीपिंग इन माइंड द फ्लेक्सिबल करिकुलम, कि बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए लर्निंग प्रोसेस में और ये ध्यान रखना चाहिए कि जो सिलेबस है, जो करिकुलम है, वो उनके अकॉर्डिंगली फ्लेक्सिबल हो, ठीक है। आस्क टैलेंटेड स्टूडेंट्स टू हैंडल देम, कि जो होशियार बच्चे हैं उनको बोलना चाहिए कि स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को ध्यान रखें, ये तो बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। इग्नोर स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स वालों को इग्नोर करना चाहिए, जी नहीं, ये भी बिल्कुल वैलिड नहीं है। रिकमेंड टू द प्रिंसिपल टू प्लेस देम इन स्पेशल स्कूल्स, कि प्रिंसिपल को रिकमेंडेशन देना चाहिए कि उनको अलग से अलग स्कूल में डाला जाए। तो इससे भी आप आइसोलेशन क्रिएट कर रहे हो, डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो, राइट। सो क्लियरली द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1, कि टीचर को इंक्लूसिव क्लासरूम के अंदर टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बच्चों को सपोर्ट करे लर्निंग प्रोसेस में और ये ध्यान रखे कि जो सिलेबस वो उनको करा रही है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो, राइट। ऑल राइट, सो क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन 3 क्या कहता है? द कंटेम्प्रेरी टारगेट लैंग्वेज क्लासरूम इज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ varied languages and language abilities. Teachers should restructure their practices by exposing students to, कि जो एक टारगेट लैंग्वेज क्लासरूम है उसके अंदर अलग अलग बच्चों की भाषाएं होती हैं और अलग अलग उनकी एबिलिटी होती है लैंग्वेज को लर्न करने की, ठीक है। तो टीचर्स को किस तरीके से क्लास में चीजों को प्रैक्टिस कराना चाहिए बच्चों को? टीचर्स को बच्चों को समरी देनी चाहिए और सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ द लर्निंग मटेरियल्स, फॉर एग्जाम्पल स्टोरीज, ग्रामर नोट्स एटसेट्रा, या फिर worksheets with a variety of tasks which cover the syllabus and students give their responses in the class under teachers guidance, या फिर appropriate challenges based on the syllabus in a secure environment, opportunities for all the students to explore ideas and gain mastery, या फिर adequate self explanatory notes either prepared by the teacher or from material writers. तो देखिए, इनमें से जो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो जो ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि जो ऑप्शन नंबर 3 है वो ये कहता है कि टीचर को ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को जो सिलेबस के अंदर चैलेंजेस आ रहे हैं उसको एक सिक्योर एनवायरनमेंट में उनको समझाए और उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे कि वो आइडियाज को एक्सप्लोर करें और फिर मास्टरी गेन करें, ठीक है जी। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर? अब इस क्वेश्चन में आंसर सिंपल था, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी मतलब ट्विस्ट करके दी हुई थी आपको कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और ऑप्शंस को भी ध्यान से पढ़ेंगे तो गलत होने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं होंगे, राइट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए, बहुत अच्छी बात है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जी क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है
When learners have diverse linguistic backgrounds, the teacher should. जब बच्चे अलग अलग लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड से आते हैं, मतलब जब हर बच्चे की मदर टंग जो है वो अलग है एक क्लास के अंदर, तो टीचर को क्या करना चाहिए? टीचर को ग्रुप्स बना देने चाहिए लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड्स के अकॉर्डिंगली. फॉर एग्जाम्पल जो हिंदी बोलने वाले बच्चे हैं उनका एक ग्रुप बना दिया, जो बंगाली बोलने वाले बच्चे हैं उनका ग्रुप एक बना दिया, जो पंजाबी बोलते हैं उनका ग्रुप एक बना दिया. ऐसा करना चाहिए. या फिर उनके लर्निंग स्टाइल्स को समझना चाहिए, असर्टेन करना चाहिए, या मल्टीलिंगुअल अप्रोच यूज करनी चाहिए क्लास में, या फिर क्लास को स्टार्ट करना चाहिए ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस के साथ, यानी बच्चों को अपना माइंड जो है चलाने के एक्टिविटीज करानी चाहिए. तो क्या होगा जी इसका आंसर? जल्दी से सोचिए. The answer to this question will be option number 3. टीचर को क्लास में मल्टीलिंगुअल अप्रोच यूज करनी चाहिए, क्योंकि अगर टीचर क्लास में मल्टीलिंगुअल अप्रोच नहीं यूज करेगी तो बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा, क्योंकि हर एक की क्या है, मदर टंग जो है वो डिफरेंट है. ठीक है, तो अगर मल्टीलिंगुअल अप्रोच ही क्लास में यूज की जाएगी तो उससे क्या होगा कि बच्चा जो है इंटरेस्ट लेगा. ठीक है, और इंटरेस्ट लेगा तो उतनी ही उसकी लैंग्वेज की जो लर्निंग है वो बेहतर होगी. राइट? So answer is option number 3. Quite an easy question. Next, question number 5. Enriching the curriculum for learners who are gifted and talented. जो गिफ्टेड और टैलेंटेड लर्नर्स हैं उनका जो सिलेबस है उनको एनरिच करने से क्या होता है? गिव देम लीडरशिप रोल्स इन क्लास एक्टिविटीज, increase complexity of the curriculum for them to experience a wider variety of language and opportunities for creativity, promote them to a higher class so that they are exposed to more difficult syllabus, introduce a foreign language. क्या करना चाहिए जी? गिफ्टेड एंड टैलेंटेड लर्नर्स का जो करिकुलम है उसको एनरिच करने के लिए इनमें से क्या करना चाहिए? बिल्कुल सही, जिन्होंने सोचा है आंसर ऑप्शन नंबर 2 है. अब देखो, जो गिफ्टेड एंड टैलेंटेड वो होते हैं जो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट होते हैं आपके. ठीक है, एक्स्ट्रा जैसे जिनको हम हाइपर एक्टिव भी बोल सकते हैं. राइट? तो इन बच्चों के लिए सिलेबस की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको इंक्रीज करना चाहिए, ताकि उनको ज्यादा एक्सपीरियंस हो लैंग्वेज को लर्न करने का और उनकी क्रिएटिविटी भी बढ़े. ठीक है, उनको ऐसी ऐसी एक्सरसाइजेस करानी चाहिए कि उनको ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिले क्रिएटिव चीजों को करने की. राइट? सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. Next, every class is a mixed ability class. So while dividing the students into different groups for a language activity, a teacher should. हर क्लास में अलग अलग क्षमता वाले बच्चे होते हैं, है ना? तो जब बच्चे डिवाइड करते हैं टीचर अलग अलग ग्रुप्स में किसी भी लैंग्वेज एक्टिविटी के लिए, तो टीचर को क्या करना चाहिए? टीचर को गिव द स्टूडेंट्स डिफरेंट टास्क्स अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ, arrange groups differently for different kinds of activities, put weaker and stronger students in different groups, या mix weaker and stronger students together. क्या करना चाहिए कि उनकी क्षमता के अकॉर्डिंगली उनको डिवाइड करना चाहिए, या हर एक्टिविटी के लिए हर एक अलग ग्रुप बनाना चाहिए, या जो कमजोर बच्चे हैं और जो तेज बच्चे हैं उनको एक ही ग्रुप में डालना चाहिए या अलग अलग ग्रुप में डालना चाहिए. तो बेसिकली देखिए, जब मिक्स एबिलिटी क्लास होगी और हर एक लैंग्वेज एक्टिविटी डिफरेंट है ना? तो जब लैंग्वेज की एक्टिविटी डिफरेंट है और बच्चे की एबिलिटी डिफरेंट है, अब हो सकता है कि कोई बच्चा कैलीग्राफी में बहुत अच्छा हो, मतलब हैंडराइटिंग में बहुत अच्छा हो. ठीक है, और हो सकता है कोई बच्चा पेंटिंग में बहुत अच्छा हो, कोई बच्चा स्पेलिंग्स में बहुत अच्छा हो, और कोई बच्चा स्पीकिंग में बहुत अच्छा हो. तो इस केस में टीचर कभी भी एक जनरलाइज्ड ग्रुप नहीं बना सकती. तो टीचर को क्या करना है कि हर एक एक्टिविटी के लिए अलग ग्रुप बनाना है. आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. आई एम सॉरी, दिस इज द टाइपिंग मिस्टेक. आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. क्लियर? टीचर को हर एक्टिविटी के लिए डिफरेंट ग्रुप बनाना है, तो आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर 2. क्लियर? नेक्स्ट, slow learners fail to grasp effectively and mix up words and structures easily. जो slow learners होते हैं उनकी जो समझने की कैपेबिलिटी होती है, ग्रास्पिंग पावर होती है, वो थोड़ी कम होती है. ठीक है, और वो वर्ड्स को मिक्स कर देते हैं और स्ट्रक्चर्स को भी मतलब इधर उधर मिक्स कर देते हैं. तो टीचर इस चीज को कैसे रेमीडिएट कर सकती है? ड्रिल्स करा सकती है वो प्रैक्टिस के लिए, या फिर वो उनको
पेयर कर सकती है क्लेवर स्टूडेंट्स के साथ, या उनके डिफिकल्टी के एरियाज को आइडेंटिफाई कर सकती है, या समरी शीट वो कंटेंट की रेडी कर सकती है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? कि जब स्लो लर्नर्स जो हैं उनकी जो ग्रास्पिंग एबिलिटी है वो कम है और वो वर्ड्स को स्ट्रक्चर्स को मिक्स कर देते हैं इधर उधर, तो टीचर इसमें बच्चे क्या कर सकता है, टीचर इसके अंदर उनके एरियाज ऑफ डिफिकल्टी को आइडेंटिफाई कर सकता है। जब तक हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक हम सोल्यूशन नहीं दे पाएंगे। सो फर्स्ट थिंग इज टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, और वो अगर उनके एरियाज ऑफ डिफिकल्टी को आइडेंटिफाई कर लेगा उसी के अकॉर्डिंगली वो उनको सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाएगा। राइट, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर आपने कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो है जो मैंने आपको पहले कराई हैं, कोर्स में भी कराई हैं और यूट्यूब के लाइव सेशंस पे भी आप लोग देखते हैं, है ना, तो आप अगर कर पाएंगे वो तो बहुत इजीली आपके क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो रहे हैं। राइट, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं जी क्या कहता है। Smaller class size for slow learners facilitates greater personalized instruction in the new language because of incidental learning, informal assessment and more interaction, या फिर disciplined approach, less interaction and formal assessment, more interaction, flexible schedule and authentic assessment, language focused, formal assessment and flexible schedule। जो स्मॉलर क्लास साइज होता है स्लो लर्नर्स के लिए, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन होती है। ठीक है, वो इसलिए होती है ताकि जब हम कम बच्चों में पर्सनल एक टच देते हैं तो इंटरेक्शन ज्यादा होती है, शेड्यूल फ्लेक्सिबल होता है और असेसमेंट भी क्या होती है जी, ऑथेंटिक। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। राइट, so quite clear and easy question. All right, question number 9। Question 9 देखते हैं जी क्या बोलता है। Some parents of students with learning difficulties may have unrealistic expectations from their children. The teacher can support such students by, देखिए क्या होता है कई बारी जो इन बच्चों को लर्निंग डिफिकल्टीज होती है या अगर कोई स्लो लर्नर होता है तो हो सकता है कि उनके पेरेंट्स को उनसे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हो। ठीक है, तो इस केस में जो टीचर है वो बच्चों को कैसे सपोर्ट कर सकती है? Persuading them to liaise with such students, with other such students, explaining to the parents about the child's characteristics and abilities, providing instructions for dealing with the students at home, making a clear reference to the learning objectives। सबसे appropriate option ऑप्शन नंबर 2 है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि टीचर जो है पेरेंट्स को एक्सप्लेन कर सकती है कि आपके बच्चे में कुछ लर्निंग डिफिकल्टीज हैं और इसलिए आपको उनसे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, आपको उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंगली ही उनसे एक्सपेक्टेशन जो है वो रखनी चाहिए। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। A common developmental reading disorder is dyslexia, aphasia, autism, impairment। ये तो बहुत ही आसान है, हम बहुत बारी कर भी चुके हैं। आंसर इज डिसलेक्सिया। ठीक है जी, जो वो तारे जमीन पर पे दर्शील को था, है ना, वो क्या था आपका डिसलेक्सिया। दैट इज अ कॉमन डेवलपमेंटल रीडिंग डिसऑर्डर। डू नॉट फॉरगेट दिस, ये क्वेश्चन बहुत बारी आया है एग्जाम में और रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन सीटेट में, एज यू ऑलरेडी नो। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। Dyslexia is an intellectual disability that negatively affects the understanding abilities in terms of, again ये आपका फिर से डिजीज रिलेटेड क्वेश्चन है, रीडिंग, ओरल लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज, डायलेक्ट। तो बहुत ही आसान जवाब रीडिंग। अब देखो इन्होंने डिसलेक्सिया जो है वो रीडिंग से एसोसिएटेड है और रीडिंग जो है वो डिसलेक्सिया से एसोसिएटेड है, तो सिमिलर काइंड ऑफ एक ही कॉन्सेप्ट पे, वन कॉन्सेप्ट पे इन्होंने देखो आप कि डिफरेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं। राइट, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपका अगर एक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उस कॉन्सेप्ट पे चाहे जितने भी क्वेश्चंस तोड़ मोड़ के आ जाए आपके आंसर्स करेक्ट ही होने चाहिए। राइट, क्वेश्चन नंबर 12। Deficiency in the ability to write associated with impaired handwriting is a symptom of aphasia, dyscalculia, dysgraphia या dysphasia। यार बहुत सिंपल, डिसग्राफिया। ग्राफ हम क्या होता है, ग्राफ से आप याद रख सकते हो राइटिंग। ठीक है, सो डिसग्राफिया क्या है जी, आपकी राइटिंग रिलेटेड इम्पेयरमेंट है कि जैसे हैंड राइटिंग में कई बच्चे उल्टा लिख देते हैं, कोई ई ऐसे लिखता है ना, छोटे होते होते कोई ऐसे लिख देता है।
9 और 6 में भी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, तो वो क्या है, डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स आर दोज हु आर द फर्स्ट फ्रॉम देयर फैमिली टू कम टू स्कूल, coming first time to school and to seek admission, learning Hindi for the first time, learning English for the first time। देखिए, फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स होते हैं जी जो अपनी फैमिली में स्कूल ही पहली बार आते हैं, तभी उनको क्या बोलते हैं हम, फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो अभी तक हमने 13 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं इस टॉपिक में से, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गए होंगे बहुत अच्छे से। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं, और जिन्होंने कोर्स लिया हुआ है वो डिस्कशन फोरम में लिख सकते हैं, राइट। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1। अब चलते हैं हम आगे, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14 इज ऑन योर स्क्रीन। सो क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है, द प्रोसेस ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन is influenced by languages that the learner already knows. The influence is interlanguage, systemic errors, language transfer या phonology। जो हम सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन सीखते हैं तो उसके अंदर जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है बच्चे की, या जो लैंग्वेज वो ऑलरेडी जानता होता है, उसका थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, तो इस इन्फ्लुएंस को हम क्या बोलते हैं जी, लैंग्वेज ट्रांसफर। क्या आप अपनी जो लैंग्वेज है वो ट्रांसफर कर रहे हो लैंग्वेज 1 से लैंग्वेज 2 पे, right? So that is why answer is option number 3। Clear? Next, question number 15. When students work in pairs or groups, they just end up chatting in their own language. This can be overcome or monitored by। जब बच्चे ग्रुप में काम करते हैं, आपस में बातें कर रहे होते हैं, तो वो ऑब्वियसली अपनी ही लैंग्वेज में चैटिंग करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो इस चीज को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उनको एक इजी सा टास्क दे दें ताकि उनकी डिस्कशन ही कम हो, या नोट्स लिख दें ब्लैक बोर्ड पर ताकि वो L1 यूज ना कर पाए, या टास्क का डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज कर दें, या इंस्ट्रक्शंस दे दें टास्क की और ऑब्जेक्टिव्स को पहले ही क्लियर कर दें कि आपको आपस में जो चैटिंग करनी है वो अपनी मदर टंग में या L1 में नहीं करनी है। तो चारों ऑप्शंस को देखते हुए जो करेक्ट ऑप्शन लग रहा है वो ऑप्शन नंबर 4 लग रहा है, कि अगर बच्चों को पहले ही इंस्ट्रक्शंस दे दी जाएंगी टास्क के लिए, दिस इज बेसिकली प्री इंस्ट्रक्शन। ठीक है, जब आपने बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दे दी टास्क के लिए, डायरेक्शंस दे दी कि आपको इस तरीके से टास्क करना है और ये आपका ऑब्जेक्टिव है, और आपको आपस में इस तरीके से चैटिंग अपनी लैंग्वेज में नहीं करनी है, तो इससे बच्चों को क्या हो जाएगी जी, क्लैरिटी हो जाएगी, और फिर वो अपनी लैंग्वेज को कम से कम यूज करेंगे आपस में बात करने के लिए, राइट। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। so far we have covered 15 questions and I hope कि आप लोगों को समझ में आ रहे हैं और आप खुद से भी ट्राई कर रहे हैं क्वेश्चंस, और काफी हद तक आपके क्वेश्चंस ठीक हैं। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आपको ऑलरेडी पता है बच्चे कि कोर्स में हमने ये बहुत अच्छे से किया है, इन सबको कवर किया है कॉन्सेप्ट वाइज, है ना। स्टिल यू हैव अ डाउट, मेल अस और राइट टू अस ऑन द डिस्कशन फोरम इफ यू आर अ सब्सक्राइबर, राइट। तो चलिए लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, a teacher has given a task to be done in groups. What will be the role of the teacher during this group work? कि टीचर ने बच्चों को टास्क दिया है ग्रुप में करने के लिए, तो यहाँ पे टीचर का क्या रोल रहेगा, ensure that the task is finished on time, so she should remind them of time again and again। कि टीचर चाहती है कि टाइम पे खत्म हो टास्क, तो बार बार वो बच्चों को बताती रहे कि जैसे बच्चे 10 minutes left, 5 minutes left, ऐसे। ठीक है, ensure that everyone in a group participates in the task and try to support them if required। वो ये ध्यान रखे कि हर बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है ग्रुप में और उनको सपोर्ट दे अगर उन्हें कोई जरूरत पड़ती है। The teacher should give full autonomy to the groups and she should sit aside on the chair। कि फुल पावर दे दी बच्चों को ही, ग्रुप्स को ही, और खुद वो साइड पे बैठ के सिर्फ उनको एनालाइज कर रही है। टीचर को ये देखना चाहिए कि बच्चे जो है ज्यादा क्लास में आवाजें ना करें, नॉइज ना करें। तो देखिए टीचर का जो यहाँ पर रोल रहेगा वो रहेगा जो ऑप्शन नंबर 2। टीचर ये देखेगी कि बच्चा जो है, हर एक बच्चा जो है इक्वली पार्टिसिपेट कर रहा है, इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहा है, और अगर उन्हें किसी भी हेल्प की जरूरत है तो वो टीचर उनको डेफिनेटली प्रोवाइड करेगी। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17।
Which one of the following is the most important in learning a language? Most important क्या है बच्चे यहाँ पे language को learn करने के लिए? आपको बताना है इसका आंसर. Language rich environment, language class in a school, textbook या language lab. What will be the answer? सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? बुक्स जरूरी है, लैंग्वेज लैब जरूरी है, लैंग्वेज क्लास जरूरी है, लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. जितना ज्यादा इन्वायरमेंट लैंग्वेज रिच होगा, एक्विजिशन रिच इन्वायरमेंट होगा, उतनी ज्यादा बच्चे की जो लैंग्वेज है वो अच्छे से डेवलप होगी. ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? In a role play, a student at the end said, "This news report is presented by a reporter Anshu and cameraman Priya." The teacher said that instead of cameraman, you should say camera person. It indicates that the teacher is using a masculine gender, feminine gender, gender biased language या gender neutral language. बताइए क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का? देखिए वो यहाँ पे कैमरा मैन की जगह कैमरा पर्सन बता रहे हैं उनको, तो मतलब वो एक जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज यूज कर रही है. ठीक है, न्यूट्रल जेंडर मतलब द टीचर इज नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, राइट. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. क्लियर? All right, next question. A good teacher is one who gives printed notes to the students, gives them ample opportunities to learn, gives them useful information, explains concepts and principles. देखिए, एक अच्छा टीचर वही होता है जो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दे, ज्यादा से ज्यादा उनको एक्सपोजर दे, ताकि उनकी जो लर्निंग है वो बेहतर तरीके से हो पाए. राइट, सो क्लियरली द आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. So next question is, considering learning styles broadens the approaches taken in the management of language related problems. Some students prefer to get new information in the written directions or verbal information. तो उनका लर्निंग स्टाइल कैसा है? देखिए, जो लर्निंग स्टाइल है वो बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए. तो कुछ बच्चे होते हैं जिनको नई इंफॉर्मेशन रिटन या वर्बल डायरेक्शन के थ्रू दी जाती है. तो इस लर्निंग स्टाइल को क्या बोलते हैं जी? ऑडिटरी, वर्बल, काइनेस्थेटिक या मैनिपुलेटिव? तो बिल्कुल सही, वर्बल ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है. सो आंसर इज वर्बल ओनली. सो दिस इज अ वर्बल लर्निंग स्टाइल, राइट. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. Alright, so next question क्या है? Learners who develop an increased awareness of their own style of learning and teachers' awareness of students' individual style enhance dash learning. ग्रुप, बायस्ड, कोऑपरेटिव या इंडिविजुअलिस्टिक? देखिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा है देयर ओन स्टाइल, दिस इज पर्सनलाइज्ड, है ना. पर्सनलाइज्ड हो, इंडिविजुअलिस्टिक हो, इंडिविजुअलिस्टिक हो, एक ही बात है. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. जो सेल्फ क्रिएट करता है अपना खुद का स्टाइल, उसको हम क्या बोलते हैं जी? इंडिविजुअलिस्टिक लर्निंग, राइट. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट, considering students' learning styles broadens the approaches taken to help language related problems. An example of learning style is loud, quiet, print oriented, focused. Example of learning style क्या है भाई? Print oriented. ठीक है, कि प्रिंट ओरिएंटेड मतलब प्रिंट क्या होता है? जैसे कि आपकी टेक्स्ट बुक्स होती हैं, राइट. तो टेक्स्ट बुक्स आर इन द फॉर्म ऑफ प्रिंट ओनली. तो दैट इज कि बुक्स ओरिएंटेड, कि बुक्स से ही बच्चे पढ़ते हैं. तो वो क्या होगा जी? आंसर ऑप्शन नंबर 3. क्लियर? तो इस तरीके से कई बार क्वेश्चंस जो हैं थोड़े से ट्विस्ट एंड टर्न किए करके आ जाते हैं, बट अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और प्रिंट को जैसे आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि प्रिंट मीन्स टेक्स्ट बुक, सो दैट विल बी द आंसर, राइट. नेक्स्ट, A person who is a fluent speaker is likely to possess. हाँ जी, जो फ्लुएंट स्पीकर है उसके पास कौन सी एबिलिटी होगी? वर्बल लिंग्विस्टिक एबिलिटी, लॉजिको मैथमेटिकल एबिलिटी, बॉडीली काइनेस्थेटिक एबिलिटी या म्यूजिकल एबिलिटी? जो फ्लुएंट स्पीकर है जाहिर सी बात है कि उसके अंदर वर्बल लिंग्विस्टिक एबिलिटी होगी. वर्बल यानी जो हम चीजें बोलते हैं, एंड लिंग्विस्टिक इज रिलेटेड टू अगेन लैंग्वेज. सो बेसिकली यू आर स्पीकिंग अ लैंग्वेज. तो जो लैंग्वेज को अच्छे से बोल पाए वो क्या है? वो एक फ्लुएंट स्पीकर है, राइट. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर
1. ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या है. चिल्ड्रन हु आर डिफरेंटली एबल्ड जॉइन अ न्यू स्कूल. टीचर्स गिव डिफरेंट रिएक्शंस. विच वन रिफ्लेक्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन. हाँ जी. पहला ऑप्शन क्या है? गुड. इट विल प्रोवाइड अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द चिल्ड्रन टू लर्न टू हेल्प ईच अदर एंड बी सपोर्टिव. Such children should go to special schools where they will learn better. Oh, how can I teach children who cannot even read? I am worried that my class may not accept these children and some of the mischievous children may even harm the poor kids. तो ये सारे अलग अलग रिएक्शंस हैं टीचर्स के उन बच्चों के लिए जो डिफरेंटली एबल्ड और जिन्होंने नया स्कूल ज्वाइन किया है. तो इसमें से कौन सा रिएक्शन वो है जो इंक्लूसिव एजुकेशन को रिफ्लेक्ट करता है. अगर आप ध्यान से देखेंगे ऑप्शंस को तो आपको समझ में आएगा कि जो ऑप्शन नंबर 1 है वो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि यहाँ पर अगेन अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है. ठीक है जी. एक्सपोजर की बात हो रही है और एक सपोर्ट की बात हो रही है. तो इंक्लूसिव एजुकेशन जो है ये तीनों चीजों से ही रिफ्लेक्ट की जाती है. राइट. तो आंसर तो ऑप्शन नंबर 1 है, लेकिन जैसे सेकेंड ऑप्शन है कि उनको स्पेशल स्कूल में भेजना चाहिए जहाँ पे वो बेटर लर्निंग कर पाए, तो ये नहीं हो सकता. इससे आप आइसोलेशन कर रहे हो क्रिएट. इंक्लूसिव एजुकेशन का ये कॉन्सेप्ट नहीं है. ठीक है. और अगर टीचर ये बोल दे कि मैं इन बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगी, तो ये भी इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है. है ना. और अगर टीचर ये सोचे कि इनमें से कुछ बच्चे इंटेलिजेंट हैं और कुछ स्लो लर्नर्स हैं, तो ओवरऑल उनकी जो क्लास है वो ही हार्म होगी, वो भी गलत है. तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन द आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1. ऑलराइट जी, क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या है. इन अ डाइवर्स क्लासरूम लर्नर्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्पीक एंड राइट गुड इंग्लिश एंड ऑफन लैप्स इनटू देयर मदर टंग. देखिए, डाइवर्स क्लासरूम में क्या होता है कि बच्चों को टारगेट लैंग्वेज को बोलने में दिक्कत आती है और वो वापस अपनी मदर टंग पे ही आ जाते हैं. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनमें एबिलिटी नहीं होती है इंग्लिश को लर्न करने की, या वो स्लो लर्नर्स होते हैं, या वो मोटिवेटेड नहीं होते हैं, या फिर उनमें एक क्षमता नहीं होती है प्रॉपर लर्न करने की और वो दोनों लैंग्वेजेस के स्ट्रक्चर को मिक्स कर देते हैं क्योंकि वो स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है. राइट. तो देखिए, चारों ऑप्शंस को पढ़ने के बाद हमें ये पता लगेगा कि आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि यही सबसे अप्रोप्रिएट है. जब बच्चा एक नई लैंग्वेज सीखता है और वो वापस अपनी L1 में लैप्स कर जाता है वो करते करते, तो इसका मतलब यही होता है कि अभी L2 के लिए वो इतना ज्यादा रेडी नहीं है, क्योंकि उसको मिक्स एंड मैच और कंफ्यूजन हो रही है दोनों की दोनों लैंग्वेजेस में. राइट. So answer will be option number 4. Next, seating arrangement should be flexible so that क्लास के अंदर सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो क्यों फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ताकि बच्चे ग्रुप बनाएं, पेयर में बैठ पाएं और पूरी क्लास की एक्टिविटीज को कंडक्ट करें. या फिर वो परमानेंट फ्रेंडशिप ग्रुप्स ना बनाएं कि अगर एक ही सीट उनको रोज दे दी जाएगी तो वो फ्रेंडशिप ग्रुप्स बना लेंगे, है ना. अगर चेंज होता रहेगा तो उनके ग्रुप भी टूट जाएंगे. या फिर टीचर जो है इस तरीके से इक्वालिटी प्रिवेल कर पाएगा क्लास में, या बच्चों के पास फ्रीडम होगी कि जहां उनका मन है वो वहां बैठिए. देखिए, तो इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है कि जो ग्रुप एक्टिविटीज हैं, जो पेयरिंग में एक्टिविटीज होनी है, वो पूरी क्लास में इजीली कंडक्ट हो पाए. तो सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो रिजिड नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए. राइट. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट, while teaching hearing impaired students in an inclusive class, it is necessary for the teachers too. जब वह क्लास में उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं जिनको सुनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो टीचर को क्या करना चाहिए वहां पे? क्या टीचर को रेगुलर स्पेशल क्लास लगानी चाहिए ऐसे बच्चों के लिए, या उनके पेरेंट्स के साथ कांस्टेंट टच में रहना चाहिए, या क्यू कार्ड्स को यूज करना चाहिए कि वो बच्चों को सिग्नल दे पाए पढ़ाते वक्त, या फिर उनको ध्यान रखना चाहिए कि वो साइंस को, मतलब सिंबल्स हैं जो एक्शंस करके वो दिखा सकते हैं, और नॉन वर्बल साइंस को सामने बच्चों के अच्छे से प्रेजेंट करें ताकि उनकी कम्युनिकेशन जो है इम्प्रूव हो. तो बिल्कुल सही जी, आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. दिस लुक्स मोर अप्रोप्रिएट, क्योंकि अगर टीचर वहां पे वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों चीजों का ध्यान रखेगी साइंस और सिंबल के साथ, तो ओवरऑल जो कम्युनिकेशन है वो जाहिर सी बात है कि बच्चों की बेहतर होगी ही होगी. राइट. तो चलिए guys, that is the end of this session and we have covered in this chapter all the questions which are important and जो पिछले सालों में पूछे गए हैं और जो आगे आने वाले सालों में भी आ सकते हैं. ठीक है. तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा और सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा. इन केस ऑफ एनी डाउट्स डू लेट अस नो ऑन द डिस्कशन फोरम एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.
विश यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसके अंदर हम एक नया चैप्टर करेंगे और इसी तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस भी करेंगे. क्लियर? चलिए जी, थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग.